लो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, देखो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 की यूनिट 1 नेशनल इनकम अकाउंटिंग कंप्लीट कर ली थी। आज हमें चैप्टर 1 की यूनिट नंबर 2 कीनीशियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम स्टार्ट करना है। तो चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 1 है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसकी सेकंड यूनिट है, चैप्टर का नाम है, सेकंड यूनिट का नाम है कीनीशियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने की एक ऑथर है कीन्स। उन्होंने एक थ्योरी बताई दैट इज नॉन एज कीनीशियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये जो यूनिट है चैप्टर 1 की, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हो मई 18 में इस यूनिट में से 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स। ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकल था और ये 2 थ्योरी क्वेश्चन थे। तो टोटलिटी में आप देख सकते हो 9 मार्क्स के क्वेश्चन इस यूनिट में से पूछे गए हैं और पूरा पेपर अपना 40 का है। तो अगर 40 मार्क्स में से 9 मार्क्स की एक यूनिट में से अगर क्वेश्चन आते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। देखो सबसे पहले तो अगर बात करें तो ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कीनीशियन थ्योरी है, ये यूनिट डील किसके साथ करती है? दिस यूनिट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एग्रीगेट इनकम एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी। एग्रीगेट इनकम एंड आउटपुट that is indicated by AD. AD is the aggregate demand या aggregate income या aggregate output. Equilibrium, देखो equilibrium aggregate income and output बोला जाता है जब AD is equal to AS, that is aggregate demand is equal to aggregate supply. जितना डिमांड है उतनी ही अगर सप्लाई है तो that is known as equilibrium situation. This concept is first put forward by the, ये जो कीन्स थे ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, पूरा नाम था इनका जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्होंने एक बुक लिखी थी, नाम था बुक का द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, और ये पब्लिश हुई थी 1936। इसमें इन्होंने पहली बार एग्रीगेट इनकम एंड आउटपुट इक्विलिब्रियम की बात की। ये है जॉन मेनार्ड कीन्स और ये है इनकी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें इन्होंने इक्विलिब्रियम एग्रीगेट इनकम एंड आउटपुट का जिक्र किया था, AD इज इक्वल टू AS। तो ये जो कीनीशियन थ्योरी है, ये जो चैप्टर है, ये 3 मॉडल्स में बंटा हुआ है। ये चैप्टर 3 मॉडल्स में बंटा हुआ है, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल। देखो अगर मैं सिंपल सी बात करूं, लास्ट चैप्टर में हमने एक इक्वेशन देखी थी एक्सपेंडिचर मेथड में, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये इक्वेशन देखी थी हमने लास्ट चैप्टर में, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला भी था ये इक्वेशन आप याद करके आना। देखो एक्चुअल में ये जो कंजम्पशन है ये कौन करता है? ये कंजम्पशन करता है हाउस होल्ड सेक्टर। ये इन्वेस्टमेंट कौन करता है? ये इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस सेक्टर। ये है गवर्नमेंट सेक्टर, और X माइनस M है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज फॉरेन सेक्टर। तो एक्चुअल में टोटलिटी में 4 सेक्टर होते हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम यहां पे हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर की बात करते हैं। जब आप 2 सेक्टर मॉडल की बात करते हो तो हम इसमें केवल और केवल हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर ही कवर करते हैं। जब हम 3 सेक्टर मॉडल में जाते हैं तो गवर्नमेंट को भी कवर कर लेते हैं, और 4 सेक्टर में जाते हैं तो हम फॉरेन सेक्टर को भी कवर कर लेते हैं। तो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, these indicate 4 sector: household, business,
गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तो देखो 3 मॉडल जो है, 2 सेक्टर मॉडल केवल और केवल C प्लस I को कवर करता है, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर। 3 सेक्टर मॉडल में आप गवर्नमेंट सेक्टर भी कवर कर लेते हो और 4 सेक्टर मॉडल में हम फॉरेन सेक्टर भी कवर कर लेते हैं। दिस इज हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर मॉडल। तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इक्वेशन माइंड में ले आओ C प्लस I प्लस Z प्लस X माइनस M। ये 4 सेक्टर है, C हाउस होल्ड है, I बिजनेस है, G गवर्नमेंट है, X माइनस M फॉरेन सेक्टर है। पहले 2 कवर है 2 सेक्टर मॉडल में, G को उसमें कवर कर लोगे 3 सेक्टर मॉडल बन जाएगा, फॉरेन सेक्टर X माइनस M को कवर कर लोगे 4 सेक्टर कवर हो जाएगा। हमें मेनली 2 सेक्टर मॉडल पे कॉन्सेंट्रेट करना है। 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल में तो जस्ट एडिशन करना है G और X माइनस M का। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे 2 सेक्टर मॉडल। देखो 2 सेक्टर मॉडल का ये जो सर्कुलर फ्लो है, ये आप लास्ट चैप्टर में भी देख के आए थे कि सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है एज ए लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्राइज टू द बिजनेस फर्म, और बिजनेस फर्म उसके बदले में हाउस होल्ड को पे करती है फैक्टर पेमेंट, दैट इज लेबर के लिए वेजेस, लैंड के लिए रेंट, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के लिए प्रॉफिट। देन बिजनेस फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड को, जिसके बदले में हाउस होल्ड पेमेंट करते हैं बिजनेस फर्म को। यहां पे अजम्पशन क्या है, देखो दिस मॉडल अज्यूम्स दैट देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। जब आप 2 सेक्टर मॉडल पढ़ते हो तो यहां पे अजम्पशन ये है केवल और केवल इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर होते हैं, वन इज हाउस होल्ड सेक्टर दैट इज इंडिकेटेड बाय कंजम्पशन C, और फर्म्स दैट इज इन्वेस्टमेंट इंडिकेटेड बाय I। ये 2 सेक्टर होते हैं, ऐसा अजम्पशन है 2 सेक्टर मॉडल की, हाउस होल्ड और फर्म्स। साथ में अजम्पशन क्या है, हाउस होल्ड सेल दियर फैक्टर सर्विसेज टू अर्न फैक्टर इनकम। हाउस होल्ड क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इनकम जनरेट करने के लिए, उससे हाउस होल्ड के पास इनकम आती है। दिस फैक्टर इनकम, साथ में एजम्पशन ये है कि हाउस होल्ड को जो फैक्टर इनकम आती है इज एंटायरली स्पेंट बाय द हाउस होल्ड। अगर 50,000 की इनकम आई तो 50,000 सारा का सारा खर्चा कर दिया टू कंज्यूम ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस फर्म। ऐसा यहां पे अजम्पशन होती है। द टोटल इनकम प्रोड्यूस्ड, जो इनकम प्रोड्यूस होती है दैट इज नॉन एज इंडिकेटेड बाय Y, accrues to the household and equals their disposable personal income indicated by YD। तो Y is equal to YD। तो जो इनकम वो कमाते हैं दैट इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम, ऐसी यहां पे अजम्पशन होती है, जिसकी वजह से एक इक्वेशन क्या बन जाती है कि जो फैक्टर पेमेंट होता है, जो बिजनेस फर्म फैक्टर पेमेंट करते हैं हाउस होल्ड को, दिस इज द हाउस होल्ड इनकम, कोई बीच में टैक्सेस वैक्सेस कुछ नहीं, और जो हाउस होल्ड की इनकम है वही हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर होता है, और वही फर्म की टोटल रिसिप्ट होती है, और वही वैल्यू ऑफ आउटपुट भी होता है इकोनॉमी का, दैट इज द एग्रीगेट डिमांड। तो सिंपल आप कह सकते हो 2 सेक्टर मॉडल का ये मानना है कि 2 सेक्टर होते हैं C और I, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर। हाउस होल्ड को जो फैक्टर इनकम मिलती है वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर कर देता है, जिसकी वजह से Y दैट इज टोटल इनकम इज इक्वल टू YD डिस्पोजेबल इनकम, और वही फर्म की इनकम होती है, रिसिप्ट होती है,
और वही आउटपुट होता है इकोनॉमी का। ऐसा टू सेक्टर मॉडल की अजम्पशन है। देखो हमने स्टार्टिंग में कहा इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम एग्रीगेट इनकम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? देखो इक्विलिब्रियम का सिंपल अगर मैं मतलब बताऊं, जो मैंने आपको पहले भी बोला, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है एडी इज इक्वल टू एएस। AD is equal to AS, that is aggregate demand in economy is equal to aggregate supply in an economy। और ये बेस्ट सिचुएशन मानी जाती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन या इकोनॉमी नहीं चाहती कि इसमें कोई चेंज आए। इसी वजह से देखो इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? ए स्टेट, एक ऐसी सिचुएशन इन विच देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज, जिसमें हम चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि दिस इज द बेस्ट सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी और ए पोजीशन ऑफ रेस्ट। और हम चाहते हैं कि यही सिचुएशन रहे, यही पोजीशन रहे, तो पोजीशन ऑफ रेस्ट। तो इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट जिसमें इकोनॉमी नहीं चाहती कि इसमें कोई चेंज आए। इसमें क्या होता है? डिजायर्ड अमाउंट ऑफ आउटपुट डिमांडेड, जितना इकोनॉमी में डिमांड होती है उतना ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, आउटपुट ऑफ प्रोड्यूस्ड। तो वही बात, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बाय द फर्म। तो जितना इकोनॉमी डिमांड करती है उतना ही प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है। तो जो प्रोडक्शन प्लान होता है फर्म का और एक्सपेंडिचर प्लान होता है हाउस होल्ड का, वो मैच करते हैं। जितना प्रोडक्शन प्लान है फर्म का कि मैं 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, एक फर्म कहती है, तो उतना ही हाउस होल्ड डिमांड भी करता है 50,000 यूनिट। तो एडी इज इक्वल टू एएस। दिस इज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन जिसमें इकोनॉमी चेंज करना नहीं चाहती है। प्रोडक्शन प्लान ऑफ द फर्म विल इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लान ऑफ द हाउस होल्ड। क्लियर? तो सिंपल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट कहता है एडी इज इक्वल टू एएस। टू सेक्टर मॉडल कहता है हाउस होल्ड को जो इनकम होती है वो उसको स्पेंड करने की कोशिश करता है। क्लियर? एग्रीगेट डिमांड जो है एडी, इसका फंक्शन क्या है? अगर हम बात करें टू सेक्टर मॉडल, तो टू सेक्टर मॉडल में तो केवल दो सेक्टर, हाउस होल्ड एंड बिजनेस। हाउस होल्ड इज इंडिकेटेड बाय सी एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट इंडिकेटेड बाय आई। तो एग्रीगेट डिमांड जो होती है या जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स या फिर एग्रीगेट डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है यहां पे? सी प्लस आई। तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी इंडिकेट हाउस होल्ड सेक्टर डिमांड, आई इंडिकेट बिजनेस सेक्टर डिमांड। ये है सी हाउस होल्ड सेक्टर की डिमांड और ये है आई बिजनेस सेक्टर की डिमांड। दिस इज द टोटल डिमांड in an economy in two sector model. It is assumed to be constant in short run. ऐसा माना जाता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहेगी। Therefore, the short run aggregate demand function can be written as AD is equal to C plus I. AD is equal to C plus I. This is the aggregate demand function in two sector model. याद रहेगा अपने को, AD is equal to C plus I. C is the household sector demand, I is the business sector demand. अब देखो ये जो कंजम्पशन फंक्शन है, दैट इज C जो है, हाउस होल्ड सेक्टर की जो डिमांड है, ये क्या होती है? क्या ये इनकम पे डिपेंड करती है? ऑफ कोर्स ये इनकम पे डिपेंड करती है। अगर एक पर्सन की इनकम ज्यादा है तो वो स्पेंडिंग भी ज्यादा करेगा, इनकम कम है तो स्पेंडिंग भी कम करेगा, राइट? अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए है तो आप उसके अकॉर्डिंगली खर्चा करोगे। एक पर्सन की इनकम 5 लाख रुपए है तो उसके अकॉर्डिंगली खर्चा करेगा। तो सबसे पहले तो यही पॉइंट है, यहां पे पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम।
कंजम्पशन और डिस्पोजेबल इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप स्पेंडिंग भी ज्यादा करोगे, इनकम कम है तो आप स्पेंडिंग भी कम करोगे। तो जो कंजम्पशन फंक्शन है दैट इज C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, इसका मतलब कंजम्पशन इज डिपेंडेंट अपॉन इनकम, तो कंजम्पशन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। Y हियर इंडिकेट इनकम। आप इसको डिस्पोजेबल इनकम भी बोल सकते हो, नो इश्यू। वाई डी से भी इंडिकेट कर सकते हो। अब देखो कीन्स का क्या कहना था। अकॉर्डिंग टू कीन्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्राइवेट एक्सपेंडिचर, मतलब हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द टोटल डिस्पोजेबल इनकम, कि जो कंजम्पशन होता है वो डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है। बिल्कुल करता है। 50,000 की इनकम, उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर करोगे। 5 लाख की इनकम, उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर करोगे। ऑफ द पीपल एंड द प्रपोर्शन ऑफ इनकम, इनकम का वो प्रपोर्शन विच दे डिसाइड टू स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। देखो हर एक पर्सन जो होता है वो अपनी इनकम का एक प्रपोर्शन डिसाइड करके चलता है कि अगर मेरी इनकम है 5 लाख रुपए की तो मैं उसका 40% कंजम्पशन कर लूंगा, एक्सपेंडिचर कर दूंगा। अगर ये बोला गया कि मैं 40% एक्सपेंडिचर कर दूंगा, इसका मतलब बचा हुआ 60% आप क्या कर रहे हो, अपने पास सेव करके चल रहे हो, राइट। तो कंजम्पशन क्या होता है, कंजम्पशन की एक इक्वेशन बनाई गई a प्लस बी वाई। देखो जो a है एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो c जो है वो है टोटल एक्सपेंडिचर एग्रीगेट कंजम्पशन। a जो है a इज ए कांस्टेंट टर्म which denotes the positive value of consumption at zero level of disposable income। देखो अगर मेरी जनवरी में इनकम है 50,000 और फरवरी में मेरी इनकम 0 है, तो ऐसा नहीं है कि फरवरी में मैं कोई कंजम्पशन नहीं करूंगा, मार्च में फिर से मेरी इनकम है 50,000, ऐसा नहीं है कि फरवरी में मैं कंजम्पशन 0 करूंगा। फरवरी में भी मैं कुछ न कुछ कंजम्पशन जरूर करूंगा नेसेसिटी आइटम का। तो कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो कि जरूरी होते हैं, भले ही आपकी इनकम किसी पर्टिकुलर पीरियड में हो या ना हो, वो एक्सपेंडिचर आप करते हो। तो सर अगर मेरी इनकम ही नहीं है तो मैं एक्सपेंडिचर किससे करता हूं, जो आपने पास्ट पीरियड में सेविंग करी होगी उससे, या फिर आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बोरोविंग करोगे, मार्केट से लेकर आओगे कहीं ना कहीं से, लेकिन आप उस चीज को कंज्यूम करोगे ही करोगे। अगर फरवरी में आपकी इनकम 0 है तो ऐसा नहीं है कि फरवरी में आप खाना नहीं खाओगे, फरवरी में आप खाना खाओगे और वो नेसेसिटी आइटम है जिस पे आप खर्चा करोगे ही करोगे। तो दैट इज इंडिकेटेड बाय ए, जो कि एक कांस्टेंट कंजम्पशन है जो आप करोगे ही करोगे, भले ही आपकी इनकम का लेवल 0 क्यों ना हो। हाँ, ये जो बी वाई है दैट इज द एक्सपेंडिचर दैट इज कंजम्पशन डिपेंडेंट ऑन इनकम। यहां पे ये जो बी है ये इंडिकेट करता है स्लोप ऑफ द फंक्शन दैट इज डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। कि अगर आपकी इनकम 1 रुपए से चेंज होती है तो आपके कंजम्पशन में कितना चेंज होता है, दैट इज इंडिकेटेड बाई बी। या सिंपल मैंने ऊपर जो अंडरलाइन किया था, प्रपोर्शन ऑफ इनकम which decide to spend on consumer goods and services, this proportion is known as B। slope of the function indicated by delta C upon में delta Y is the known as, इसको बोला जाता है marginal propensity to consume, शॉर्ट में MPC। तो MPC क्या है, MPC है आपका marginal propensity to consume। डेफिनेशन लिखनी हो
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डेफिनेशन लिखनी हो तो आप लिखोगे इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज की जगह डिक्रीज भी हो सकता है, पर यूनिट ऑफ इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। सिंपल सी बात यह है, अगर आपकी इनकम 1 रुपए से बढ़ती है तो आपका कंजम्पशन कितने रुपए से बढ़ता है, दैट इज नॉन एज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि आपकी कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी क्या है इन कंपैरिजन विद इनकम। तो फॉर्मूला बनता है इसका एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, इंडिकेटेड बाई बी। देखो अगर मैं कहता हूं मेरी अगर 1 रुपए से इनकम बढ़ती है तो 60 पैसा मेरा कंजम्पशन बढ़ता है, तो अगर आप कहते हो 1 रुपए से इनकम बढ़ने पे 60 पैसा कंजम्पशन बढ़ता है, तो इसका मतलब 40 पैसा जो है वो आपकी सेविंग है। तो सिंपल आप कह सकते हो एमपीसी होता है एक तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी तरीके से एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपको आगे देखने को मिलेगा, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज नथिंग 1 माइनस बी विल बी इक्वल टू एमपीएस। दोबारा देखते हैं एक बार, देखो कंजम्पशन फंक्शन कहता है कि कंजम्पशन इज डिपेंडेंट अपॉन इनकम, कंजम्पशन इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ए एक ऐसा कंजम्पशन है जो जीरो लेवल पे भी कांस्टेंट रहता है, बी वो प्रपोर्शन है जो कि डिपेंड होता है इनकम पे। अगर आप कहते हो 60% में कंजम्पशन करता हूं इनकम का, तो बी वाई इंडिकेट कि 1 रुपए की इनकम है तो 60 पैसे का मेरा कंजम्पशन होगा। और ये जो बी है दैट इज नथिंग, इट इज ऑल्सो नॉन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। डेफिनेशन है इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। फॉर्मूला बन गया एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, ऑल्सो इंडिकेटेड बाई बी। और इसका जो दूसरा पार्ट है दैट इज नॉन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस, दैट इज इंडिकेटेड बाई 1 माइनस बी। 1 रुपए में से अगर 60 पैसे का कंजम्पशन है तो 40 पैसा विल बी योर सेविंग, जो कि हमें देखना भी है। लेकिन उससे पहले कंजम्पशन फंक्शन का ये देखो यहां पे एक ग्राफ बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे आपकी इनकम है दैट इज वाई डी, डिस्पोजेबल इनकम है, और वाई एक्सिस पे आपका कंजम्पशन है इंडिकेटेड बाई सी। यहां पे आप ध्यान से देखो ये है ए, तो ये जो कंजम्पशन है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कंजम्पशन है। भले ही आपकी इनकम जीरो, ये कंजम्पशन तो आप करोगे ही करोगे। पैसा कहां से आएगा, या तो पहले जो सेव कर रखा होगा उसमें से यूज करो या फिर मार्केट से बोरोविंग करो। ये है बी, दैट इज द स्लोप ऑफ द इनकम, that is the slope of the function of income, that is consumption is equal to function of income। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन ध्यान से देखो कंजम्पशन उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहा जिस प्रोपोर्शन में आपकी इनकम बढ़ रही है। आपकी इनकम जिस प्रोपोर्शन में बढ़ रही है उस प्रोपोर्शन में आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा, कम बढ़ रहा है। कारण क्या है, एमपीसी। एमपीसी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, एमपीसी 1 से ज्यादा नहीं होता। तो आप कह सकते हो कि C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, कि इनकम पे मेरा कंजम्पशन डिपेंड करता है। इसी चीज को यहां पे लिखा हुआ है, द कंजम्पशन फंक्शन shows the level of consumption corresponding to each level of disposable income, कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है तो वैसे मेरा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है,
लेकिन किस प्रोपोर्शन में, दैट इज इंडिकेटेड बाई बी, एंड इज एक्सप्रेस्ड थ्रू ए लीनियर कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। देखो जो मैं बोल रहा हूं वो लाइन लिखी हुई है यहां पे, व्हेन इनकम इज लो, जब आपकी इनकम कम होती है या नहीं होती, एंड हाउस होल्ड डिससेव, डिससेव का मतलब है इनकम है 20,000 रुपए, खर्चा है 30,000 रुपए, तो डिस सेविंग होती है, सेविंग नहीं होती, नेगेटिव सेविंग होती है, -10,000, इनकम 20,000, खर्चे 30,000, नेगेटिव 10,000 इनकम, इसको हम बोलते हैं डिस सेविंग। व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, दे ईदर, कहां से पैसा आएगा, या तो आप पैसा बोरो करोगे या फिर जो आपने पहले सेविंग कर रखी थी उसमें से पैसा निकालोगे, ड्रॉ फ्रॉम दियर पास्ट सेविंग टू परचेज कंजम्पशन गुड्स, खाना तो खाना पड़ेगा, उसके लिए आपने अगर कोई सेविंग कर रखी है तो उसमें से ड्रॉ कर लो पैसा, सेविंग नहीं है बोरो करके लाओ पैसा, डिस सेविंग तो होगी, नेगेटिव सेविंग भी आप इसको बोल सकते हो। तो कीनेशियन अजम्पशन इज दैट कंजम्पशन विल इंक्रीज, कंजम्पशन बढ़ेगा विद द इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन तो बढ़ेगा एज पर कीनेशियन, लेकिन बट द इंक्रीज इन कंजम्पशन विल बी लेस देन द इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। तो बी जो है मैंने बोला आपको, बी इज लेस देन 1, एमपीसी जो है दैट विल बी लेस देन 1, तो एमपीसी इज इक्वल टू बी आप कह सकते हो, एमपीसी इज इक्वल टू बी आप कह सकते हो। फॉर्मूला लगाना हो तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। तो कंजम्पशन फंक्शन हमें सिंपल याद क्या रखना है, कंजम्पशन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन विल डिपेंड अपॉन इनकम, लेकिन कंजम्पशन उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ती है, जिस प्रोपोर्शन में कंजम्पशन बढ़ता है इनकम के कंपैरिजन में, दैट इज नॉन एज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, इंडिकेटेड बाई बी। अगर आपकी इनकम कम है और खर्चे ज्यादा है तो दैट इज नॉन एज दिस सेविंग, दिस सेविंग। तो एमपीसी क्लियर है, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम, इंडिकेटेड बाई बी। कंजम्पशन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। इसके बाद देखो, अगर मैं सीक्वेंशियली ही चलूं स्टडी के अकॉर्डिंगली, तो इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो है एपीसी, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का सिंपल सा मतलब है आपकी जो टोटल इनकम है उसका कितना प्रोपोर्शन आप ऑन एन एवरेज कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज एपीसी। तो सिंपल इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। आप कहते हो टोटल इनकम 1 लाख रुपए, टोटल कंजम्पशन 70,000, 0.7 इज द एपीसी, इज नॉन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूला बनता है एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन में वाई, टोटल कंजम्पशन अपॉन में टोटल इनकम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें बताता है टोटल कंजम्पशन कितना है इन कंपैरिजन विद टोटल इनकम। एमपीसी बताता है जब मेरा इनकम में इंक्रीज होता है तो कंजम्पशन में कितना इंक्रीज होता है, दैट इज इंडिकेटेड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आप कहते हो मेरी इनकम 1 लाख रुपए से इंक्रीज हो गई और कंजम्पशन मेरा 60,000 से इंक्रीज हो गया, 1 लाख रुपए की इनकम बढ़ी लेकिन कंजम्पशन केवल 60,000 बढ़ा, इसका मतलब 40,000 आपकी सेविंग बढ़ गई, दैट इज नॉन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव
इंडिकेटेड बाय एमपीएस। सिंपल फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूं तो आप कह सकते हो 1 माइनस बी इज इक्वल टू एमपीएस, क्योंकि बी इज द एमपीसी। या फिर आप कह सकते हो 1 माइनस एमपीसी, या जैसे आपने एमपीसी का फॉर्मूला बनाया डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, तो सी था कंजम्पशन, ये है सेविंग, तो डेल्टा सेविंग अपॉन में डेल्टा इनकम, दैट इज चेंज इन सेविंग अपॉन में चेंज इन इनकम। या फिर 1 माइनस एमपीसी या 1 माइनस बी, दैट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और आप कह सकते हो एमपीसी प्लस एमपीएस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। देख लेते हैं डेफिनेशन। द पोर्शन, इनकम का वो पोर्शन जो हम सेव कर लेते हैं, इज नॉन एज एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इट इज फाउंड बाय dividing the change in saving, that is delta S, by the change in disposable income, that is delta S upon में delta Y, या YD से भी आप इंडिकेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी रिसीव $10 an hour raise, अगर आपकी इनकम में $10 पर आवर का इंक्रीज होता है, रेज का मतलब इंक्रीज होता है, एंड वी स्पेंड मतलब कंजम्पशन अगर आप करते हो $9 का, इसका मतलब एमपीसी आपका 0.9 है, तो सेविंग एमपीएस कितना हो गया 0.1, एंड सेव $1, तो सिंपल एमपीएस विल बी इक्वल टू 0.1। तीन चीजें आपके माइंड में फिलहाल क्लियर होनी चाहिए, एमपीसी, एमपीएस और एपीसी। जैसे एपीसी है वैसे एपीएस भी आएगा, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसका फॉर्मूला आप खुद भी बना सकते हो। जैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है टोटल कंजम्पशन अपॉन में टोटल इनकम, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा, टोटल सेविंग अपॉन में टोटल इनकम, राइट, वो आगे आएगा। तो फिलहाल के लिए आप माइंड में ये तीन चीजें सेट करो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई इंडिकेटेड बाय बी, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, या 1 माइनस एमपीसी या 1 माइनस बी, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू ऑलवेज 1, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टोटल कंजम्पशन अपॉन में टोटल इनकम। इसको एक टेबल के थ्रू फिगर्स के साथ समझते हैं। देखो, इनकम है सबसे पहले मेरी 0, फिर भी मैं कंजम्पशन करता हूं 500 का। बताओगे ये क्या इंडिकेट करता है? ये ए को इंडिकेट करता है, C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ये वो कंजम्पशन है जो आप करोगे एट 0 लेवल ऑफ इनकम, दैट इज इंडिकेटेड बाय ए। अगर मैं यहां पे एपीसी निकालूं, एपीसी का फॉर्मूला होता है टोटल कंजम्पशन अपॉन में टोटल इनकम। टोटल कंजम्पशन है 500, टोटल इनकम है 0, 500 डिवाइडेड बाय 0 करोगे इन्फिनिट आएगा। कुछ बच्चे 0 लिख देते हैं इसको, जो गलत है, क्योंकि 500 डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिट, 0 डिवाइड बाय 500 दैट इज इक्वल टू 0। एमपीसी और एमपीएस कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी तो ये हमारा बेस लेवल है, दैट इज चेंज तो कुछ है नहीं, डेल्टा तो है नहीं। अब देखो आपकी इनकम 0 से 1000 हो गई, तो दैट इज डेल्टा वाई 1000। आपका कंजम्पशन 1250 हो गया, दैट इज डेल्टा सी। अगर मैं एपीसी की बात करूं तो टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम, टोटल कंजम्पशन है 1250, टोटल इनकम है 1000, तो 1250 डिवाइडेड बाय 1000, एपीसी हो गया 1.25। अब एमपीसी निकाल लो। चेंज इन कंजम्पशन देखो, यहां पे कंजम्पशन में चेंज हुआ है 750 का, और इनकम में चेंज हुआ है आपका 1000 का, तो 750 डिवाइड बाय 1000 0.75, दैट इज योर एमपीसी
और 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस 0.25। अब देखो आपकी इनकम और बढ़ गई, 2000 हो गई, कंजम्पशन 2000 हो गया, तो टोटल कंजम्पशन अपॉन में टोटल इनकम एपीसी हो गया 1। एमपीसी की अगर मैं बात करूं, कंजम्पशन आपका 750 से बढ़ा, इनकम आपकी फिर 1000 से बढ़ी, एमपीसी 0.75 तो एमपीएस 0.25। अब आप देख सकते हो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं जिस प्रोपोर्शन में आपकी इनकम बढ़ रही है। कंजम्पशन आपका 0.75 से बढ़ रहा है, मतलब 1 रुपए की जब मेरी इनकम बढ़ती है तो 75 पैसे का मेरा कंजम्पशन बढ़ता है और 25 पैसे की मेरी सेविंग बढ़ती है। जितना मेरा कंजम्पशन बढ़ता है दैट इज नॉन एज एमपीसी, और जितनी मेरी सेविंग बढ़ती है दैट इज नॉन एज एमपीएस। और एपीसी अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका एपीसी कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब यहां से हमें क्या पता चलता है, विद द इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एपीसी तो फॉल होता है, लेकिन एमपीसी और एमपीएस जो है वो हमारे कांस्टेंट चलते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है एपीसी गिर रहा है, लेकिन एमपीसी और एमपीएस आपके कांस्टेंट चल रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या बन गए यहां पे, विद द इंक्रीज इन इनकम एपीसी फॉल्स, एमपीसी एंड एमपीएस रिमेन कांस्टेंट। साथ में हमें 3 फॉर्मूले भी याद हो गए, एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई इंडिकेटेड बाई बी, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, या फिर 1 माइनस एमपीसी, या फिर 1 माइनस बी। एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1 और एपीसी इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन अपॉन में टोटल इनकम। जैसे ये कॉन्सेप्ट था वैसे ही एपीएस का कॉन्सेप्ट भी आएगा, लेकिन उससे पहले जैसे कंजम्पशन फंक्शन आप देख के आए हो, सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम, एमपीसी इज इक्वल टू बी या डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, वैसे ही यहां पे सेविंग फंक्शन भी दिया हुआ है। वैसे ही यहां पे सेविंग फंक्शन भी दिया हुआ है। देखो सेविंग फंक्शन सिंपल सी बात है, इनकम का वो पार्ट जो आप कंज्यूम नहीं करते दैट इज योर सेविंग। तो यही डेफिनेशन है यहां पे, द पार्ट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, इनकम का वो पार्ट नॉट स्पेंड जो आपने खर्च नहीं किया ऑन कंजम्पशन, कंजम्पशन पे खर्च नहीं किया, इज कॉल्ड सेविंग। इनकम का वो पार्ट जो मैंने कंज्यूम नहीं किया दैट इज सेविंग। क्योंकि देखो इनकम क्या होती है, इनकम के 2 ही पार्ट होते हैं, या तो कंजम्पशन या फिर सेविंग। y इज इक्वल टू सी प्लस एस, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, y इज इनकम, इनकम के 2 पार्ट, c इज कंजम्पशन, s इज द सेविंग। In this case, saving is the difference between disposable income and consumption। तो सेविंग क्या है, अगर 50,000 रुपए आपकी इनकम है, 30,000 का अगर कंजम्पशन है तो 20,000 विल बी द सेविंग। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस दैट, जो मैंने अभी बोला, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो सेविंग क्या हो गई, इसी फॉर्मूले को घुमा दो, सेविंग क्या हो गई, सी को इधर लेकर जाओगे तो सेविंग इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम माइनस सी, सेविंग इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम माइनस सी। तो सेविंग क्या हो गई, डिस्पोजेबल इनकम माइनस सी। कंजम्पशन फंक्शन क्या है, कंजम्पशन फंक्शन है a प्लस बी वाई, कंजम्पशन फंक्शन क्या है, c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई।
देखो आप यहाँ पे सी ए जो लिखा हुआ है इसको सिंपल ए भी लिख सकते हो, सी ए भी लिख सकते हो। सी ए नॉर्मली इसलिए लिख दिया जाता है दैट इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट इज कांस्टेंट कंजम्पशन। आप केवल ए लिखोगे तो भी चलेगा। तो S इज इक्वल टू वाई डी माइनस सी, तो S इज इक्वल टू वाई डी दैट इज डिस्पोजेबल इनकम माइनस सी, कंजम्पशन फंक्शन लिख दिया ए प्लस बी वाई। या फिर सेविंग इज इक्वल टू नेगेटिव में ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्योंकि डिस सेविंग एट जीरो लेवल, प्लस 1 माइनस बी, क्योंकि मैं यहां पे लेना चाह रहा हूं सेविंग। बी इंडिकेट करता है कंजम्पशन को दैट इज 1 माइनस एमपीसी, बी इंडिकेट करता है एमपीसी को। अगर मुझे एमपीएस लिखना है तो दैट इज 1 माइनस बी वाई। तो आपका सेविंग फंक्शन क्या बन गया, माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई, माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। वाई लिख दो, वाई डी लिख दो, चलेगा, क्योंकि हम टू सेक्टर मॉडल में कह रहे हैं वाई इज इक्वल टू वाई डी, वाई इज इक्वल टू वाई डी। तो वाई लिखोगे चलेगा, वाई डी लिखोगे चलेगा। 1 माइनस बी सेविंग के लिए, और दैट इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन इन केस ऑफ डिस सेविंग। तो वेयर माइनस सी इंडिकेट करता है ऑटोनोमस सेविंग दैट इज नेगेटिव, जब आप इनकम जीरो होगी, और दैट इज डिस सेविंग, इस सिचुएशन में ए पर्सन मस्ट बोरो इन ऑर्डर टू सर्वाइव, या अपनी सेविंग निकालो। तो 1 माइनस बी इंडिकेट करता है एमपीएस को, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एज वी नो बी इज द एमपीसी, क्योंकि जब आप कहते हो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, तो एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय बी, तो एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस बी। तो सेविंग फंक्शन याद रहेगा। देखो कंजम्पशन फंक्शन क्या है, कंजम्पशन फंक्शन है, लिख दूं यहां पे एक बार, कंजम्पशन फंक्शन है आपका ए प्लस बी वाई। तो सेविंग फंक्शन है आपका माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। यहां से आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी कि कंजम्पशन फंक्शन है मेरा ए प्लस बी वाई, तो सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ये है एमपीसी, ये है एमपीएस, वाई इनकम पे तो डिपेंड करता ही है। तो इनकम पे ही आपका कंजम्पशन डिपेंड करता है, और इनकम पे ही आपकी सेविंग भी डिपेंड करती है। यहां पे देखो साइड में दो डायग्राम बने हुए हैं। ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है दैट इंडिकेट्स कंजम्पशन फंक्शन। आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे इनकम है और वाई एक्सिस पे आपका कंजम्पशन है। आप यहां पे ध्यान से देखो, ये जो आपका कंजम्पशन है ये है ए, ये जो आपका कंजम्पशन है, ये जो पार्ट है ये है आपका ए। अगर आपकी इनकम जीरो हुई तो ये डिस सेविंग आपके लिए, आप विड्रॉ करोगे या बोरोविंग करोगे, लेकिन कंजम्पशन तो इतना करोगे ही करोगे। यहां पे देखो जब आपकी इनकम बढ़ रही है, जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन उस प्रपोर्शन में नहीं जिस प्रपोर्शन में आपकी इनकम बढ़ रही है, क्योंकि सेविंग भी तो है। दिस इज द कंजम्पशन फंक्शन। ये है आपकी इनकम,
y इज इक्वल टू सी प्लस एस, और ये है आपका कंजम्पशन दैट इज c इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। आप देखोगे आपकी इनकम जब y1 से बढ़ के y2 हो गई तो आपका कंजम्पशन तो बढ़ा, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं जिस प्रोपोर्शन में आपकी इनकम लाइन चल रही है, उसके नीचे है कंजम्पशन लाइन, क्योंकि कंजम्पशन जो है वो कम तेजी से बढ़ता है इन कंपैरिजन विद इनकम, तभी एमपीसी इज लेस देन 1। और जब आप सेविंग फंक्शन पे आते हो, ये आपने एक साथ ही बनाना है, जब आप सेविंग फंक्शन पे आते हो तो इनकम आपकी यही है, दिस इज योर इनकम, देन आपकी इनकम बढ़ गई, ये तो आपकी डिश सेविंग है ही। अब देखो जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो नो डाउट आपकी सेविंग बढ़ रही है, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं जिस प्रोपोर्शन में आपकी इनकम बढ़ रही है, सेविंग आपकी इतनी बढ़ रही है, दैट इज डेल्टा एस। तो अगेन ये क्या इंडिकेट करता है, ये स्लोप जो है ये है एमपीएस, और ये जो स्लोप है ये है एमपीसी। तो सिंपल आप कह सकते हो कि ए जो है वो डिससेविंग होगी जीरो लेवल ऑफ इनकम पे। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ेगी, लेकिन कंजम्पशन भी कम तेजी से बढ़ेगा इन कंपैरिजन विद इनकम, और सेविंग भी कम तेजी से बढ़ेगी इन कंपैरिजन विद इनकम। तो जिस प्रोपोर्शन में आपकी कंजम्पशन बढ़ता है दैट इज नॉन एज एमपीसी, और जिस प्रोपोर्शन में आपकी सेविंग बढ़ती है इन कंपैरिजन विद इनकम दैट इज नॉन एज एमपीएस। दिस इज योर कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन। अब पीछे जब आया था एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टोटल कंजम्पशन अपॉन में टोटल इनकम, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज एपीएस, सिंपल टोटल सेविंग अपॉन में टोटल इनकम। एपीएस इज द रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। तो फॉर्मूला बन गया एपीएस इज इक्वल टू सेविंग अपॉन में डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज एस अपॉन में वाई। वाई लिख दो, वाई डी लिख दो, क्योंकि टू सेक्टर मॉडल वाई इज इक्वल टू वाई डी। एपीएस इंक्रीजेस व्हेन डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी आपका एपीएस भी बढ़ता जाएगा, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं जिस प्रोपोर्शन में आपकी इनकम बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आपकी इनकम कम हुई तो एपीएस भी आपका कम होगा। तो इन 4 पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करो एक बार, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू सी प्लस ए वाई, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। सेविंग फंक्शन माइनस ए इज प्लस 1 माइनस बी, एमपीएस वाई, वाई वाई डी दोनों चलेंगे। एमपीसी डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई इंडिकेटेड बाई बी, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, या फिर 1 माइनस एमपीसी या 1 माइनस बी। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। एपीसी टोटल कंजम्पशन अपॉन में टोटल इनकम, एपीएस टोटल सेविंग अपॉन में टोटल कंजम्पशन। ये आपको याद होने चाहिए। तो टू सेक्टर मॉडल में जब हम डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कीनेशियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम is a situation where AD is equal to AS.
aggregate demand in the economy is equal to aggregate supply in the economy. एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो क्या होती है, टू सेक्टर मॉडल में आप अभी अभी देख के आए, C plus I. C is the household consumption, that is household expenditure, and I is the business sector expenditure. और aggregate supply is equal to C plus S, consumption plus saving. तो जब आप C plus I is equal to C plus S रखते हो, that is AD is equal to AS, तो C plus I is equal to C plus S, तो C से कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, मतलब जितना सेविंग वो करता है एक पर्सन उतना ही इन्वेस्टमेंट भी होता है। इसका मतलब टोटल इनकम जो होती है वो डिस्पोजेबल इनकम ही होती है, अपने पास वो कुछ भी नहीं रखता, या तो कंज्यूम कर लेता है या सेव कर लेता है, और जो सेव कर लेता है वही इन्वेस्टमेंट भी किया करते हैं। तो C इज द डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स बाय हाउसहोल्ड, ये हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, एंड I इज द बिजनेस सेक्टर इन्वेस्टमेंट, तो डिमांड ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड्स बाय फर्म, तो C इज द हाउसहोल्ड सेक्टर एक्सपेंडिचर एंड I इज द बिजनेस सेक्टर एक्सपेंडिचर। तो इन टू सेक्टर मॉडल नेशनल इनकम AD is equal to AS, AD is equal to consumption plus investment, AS is equal to consumption plus saving. कंजम्पशन प्लस सेविंग में देखो होता क्या है, या तो कंज्यूमर ने जो इनकम कमाई उसके गुड्स खरीद लेगा तो पैसा फर्म के पास चला जाएगा, या जो सेव करेगा उसको इन्वेस्ट कर देगा तो पैसा फर्म के पास चला जाएगा, फर्म उसको क्या कर देगी, इन्वेस्ट कर देगी। तो C plus I is equal to C plus S, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो यहां पे देखो टू सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम इनकम कैसे डिटरमाइन की जाती है। देखो यहां पे एग्रीगेट डिमांड का एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हो एक्स एक्सिस पे इनकम शो की गई है और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन है, एक तरीके से एग्रीगेट डिमांड है। तो आप देखोगे एज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम राइजेस, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है द एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी ऑल्सो राइजेस, क्योंकि आप पहले भी पढ़ के आए हो कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, देखो आपकी इनकम Y1 है, आपकी इनकम Y1 है, तो आपका कंजम्पशन है यहां पे, लेकिन यहां पे आप देखोगे C plus I is greater than C plus S, C plus I is greater than C plus S। Y2 पे देखोगे तो C plus I is less than C plus S, ये आपकी C plus S की लाइन और ये है आपकी C plus I की लाइन। आप देखोगे जब आपकी इनकम Y1 है तो इस सिचुएशन में C plus I की जो लाइन है वो ऊपर है ये, और C plus S की लाइन जो है वो नीचे है, तो C plus I is greater than C plus S, राइट। जब आपकी इनकम Y2 है तो आप देखोगे C plus S जो है वो ज्यादा है और C plus I जो है वो कम है, तो C plus I is
लेस देन सी प्लस एस। और जब आप देखते हो इनकम y 0 है तो C प्लस आई लाइन जो C प्लस एस लाइन को कट कर रही है, दिस इज द इक्विलिब्रियम, दैट इज AD इज इक्वल टू AS। यही तो हमारा इक्विलिब्रियम होता है। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आप डिमांड बढ़ाते जाते हो। द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन इज फ्लैटर देन द 45 डिग्री लाइन। ये है आपकी 45 डिग्री लाइन C प्लस एस की, जबकि मेरी जो डिमांड होती है C प्लस आई जो है वो इससे थोड़ा नीचे चलती है, फ्लैटर चलती है। बिकॉज जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है मेरा कंजम्पशन तो बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ती है। तो इनकम लाइन जो है वो ज्यादा तेजी से ऊपर जाती है और कंजम्पशन लाइन नीचे चलती रहती है, दैट इज फ्लैटर चलती है। बढ़ती तो है, ऊपर तो जाती है, लेकिन उस तेजी से नहीं जिस तेजी से हमारी इनकम बढ़ रही होती है। एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन हाउस होल्ड प्लान टू कंज्यूम एंड सेव। एग्रीगेट डिमांड डिपेंड करती है हाउस होल्ड के प्लान पे कि वो कितना कंजम्पशन करेगा और वो कितना सेव करना चाहता है। और इसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई जो है वो डिपेंड करती है प्रोड्यूसर के प्लान पे कि प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन करना चाहता है गुड्स एंड सर्विसेज का। और इक्विलिब्रियम के लिए हमने पहले भी कहा एक्सपेंडिचर प्लान एंड प्रोड्यूसर प्लान शुड मैच। तो फॉर इक्विलिब्रियम हाउस होल्ड प्लान मस्ट कोइंसाइड विद प्रोड्यूसर प्लान, मतलब AD इज इक्वल टू AS। घूम फिर के एक ही बात आ रही है। तो नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम दैट इज इंडिकेटेड बाय Y इज इक्वल टू C प्लस आई। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर प्लस बिजनेस सेक्टर एक्सपेंडिचर C प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। द सेविंग शेड्यूल ये भी देख लेते हैं। ये देखो यहां पे वही आपकी इनकम और आउटपुट है और Y एक्सिस पे आप सेविंग शो कर रहे हो। इनकम वही चलेगी आपकी Y1, Y0, Y2। आप देख सकते हो ये है आपकी सेविंग लाइन, ये है आपकी इन्वेस्टमेंट लाइन और ये है आपकी इनकम लाइन। देखो जब आपकी इनकम Y1 है तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है जो कि कांस्टेंट है और ये आपकी सेविंग है। तो S प्लस आई आपकी यहां पे है, मतलब S प्लस आई इज ग्रेटर। लेकिन जब आप देखोगे Y0 आप Y2 देख लो पहले, Y2 जब आपकी इनकम है तो आपकी सेविंग ये है और इन्वेस्टमेंट आपका ये है। और जब आपकी इनकम Y0 है तो दिस इज द सेविंग, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। तो S इज इक्वल टू I। यहां पे क्या था, इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, सेविंग कम थी। यहां सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। लेकिन इक्विलिब्रियम तो वहां होता है जहां पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज द S इज इक्वल टू I। तो Y0 इज द इक्विलिब्रियम इनकम आउटपुट जहां पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। दिस इज द इक्विलिब्रियम। तो द सेविंग शेड्यूल S स्लोप्स अपवर्ड। आप देख सकते हो सेविंग आपकी बढ़ रही है बिकॉज सेविंग वेरीज पॉजिटिवली विद इनकम, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी सेविंग आपकी बढ़ेगी। लेकिन इक्विलिब्रियम कहां होगा, इक्विलिब्रियम तो वहां पे होगा जहां पे सेविंग विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो AD इज इक्वल टू AS, C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस S, दिस इज द इक्विलिब्रियम। या फिर S इज इक्वल टू I, दिस इज द इक्विलिब्रियम, जो कि हमने यहां पे देखा
AD इज इक्वल टू एस इक्विलिब्रियम है, C प्लस आई C प्लस एस इक्विलिब्रियम है, S प्लस एस इज इक्वल टू आई इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारे। देखो इस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, इस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो कि बेटर रहेगा कि हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें, ताकि आप इसको रिवाइज करके आ जाओ, आप इसको रिवाइज करके आ जाओ। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्या क्या याद करके आना है आपने? C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन S इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई, MPC डेल्टा C अपॉन में डेल्टा वाई इंडिकेटेड बाई B, MPS डेल्टा S अपॉन में डेल्टा वाई 1 माइनस MPC 1 माइनस B, MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टोटल कंजम्पशन अपॉन में टोटल इनकम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव टोटल सेविंग अपॉन में टोटल इनकम। इक्विलिब्रियम कहां पे होता है? AD इज इक्वल टू AS, AD क्या है? C प्लस आई, AS क्या है? C प्लस S, तो C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस S, दैट इज इक्विलिब्रियम। C से कैंसिल तो I इज इक्वल टू S, दैट इज इक्विलिब्रियम। इतना आप रिवाइज करके आओ। इस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आगे भी इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।